सौदा इश्क भाग 28 रिधान कमरे के अंदर आ गया और उसने तनीषा से जो कुछ भी बोला था वो सब बोलने के बाद उसे जरा सा भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उसे कल रात के बाद सब कुछ क्लियर हो चुका था पूरी तरह से। भले ही उसने अब तक आरोही को कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन फिर भी तनीषा के सामने बोलकर भी उसने बहुत रिलैक्स फील हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका मन हल्का हो गया हो। आरोही नहाकर वॉशरूम से निकली और उसने एक सिंपल सी लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और आज पहली बार ही रिधान उसे इस तरह साड़ी में देखा था, तो उसे अपने दिल में अजब सी हलचल महसूस हुई। आरोही को देखकर टॉवल अपने बाल पोंछती हुई वह बाहर निकल कर आई और रिधान की नजरें उसी की कमर पर टिक गई थी। आरोही एक नजर रिधान की तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ कहे वो चलते हुए आगे आई और ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई और बालों को अच्छी तरह से टॉवल से पोंछने के बाद उसने हेयर ब्रश उठाया और अपने बाल ब्रश करने लगी। रिधान अभी भी आरोही की तरफ ही देख रहा था। आरोही को भी उसकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इसीलिए रिधान खुद ही उठकर थोड़ा सा आगे आया और उसने धीरे से आरोही की कमर में हाथ डालते हुए उसे पीछे से पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, किसने कहा था तुमसे ये साड़ी पहनने के लिए? रिधान की इस बात पर आरोही ने एकदम चौंक कर सामने की तरफ देखा और सामने आईने में नजर आ रहे रिधान के चेहरे की तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए उसने पूछा, क्यों, क्या बुराई है इस साड़ी में? और मैं इस सारे कपड़े के बीच ये भी रखी हुई थी तो मैंने बस ऐसे ही पहन ली। आपको पसंद नहीं आई या फिर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं अभी जाकर चेंज कर लेती हूँ, या फिर आप ही बता दीजिए मुझे क्या पहनना है। ये बात बोलते हुए आरोही थोड़ा सा घबरा गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने कोई गलती कर दी हो साड़ी पहनकर, और पता नहीं क्यों लेकिन आज शादी के बाद उसकी अगली सुबह थी तो उसका मन हो रहा था साड़ी पहनने का और एकदम नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होने का। उसने साड़ी से मैचिंग कलर की चूड़ियां भी निकाल कर रखी थी और बाकी सारी ज्वेलरी भी निकाली हुई थी पहनने के लिए, लेकिन इस तरह रिधान के बोलने की वजह से अब उसके मन में काफी सवाल आ चुके थे। आरोही को इस तरह से घबराने पर रिधान ने धीरे से उसके होठों उसके ब्लैकलेस ब्लाउज से नजर आ रही बैग खुले हिस्से पर रखते हुए धीरे से चूम लिया। रिधान के इस तरह से किस करने पर आरोही ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद किया और उसने अपने पूरे बदन में गूप्स बम्स आते हुए एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। उसके हाथ में पकड़े हुए हेयर ब्रश पर एकदम ही कस गई और दूसरा हाथ उसने कसकर ड्रेसिंग टेबल पर टिका दिया। आरोही के आगे कुछ नहीं पूछा, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, तो रिधान उसकी बैक पर किस करने के बाद थोड़ा सा पीछे हुआ और सामने आईने में आरोही के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बुराई बस ये है कि कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी भी तुम्हें ऐसे इमेजिन नहीं किया और अभी सामने से देख रहा हूँ तो सच में कंट्रोल नहीं हो रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम ऐसे ही सबके सामने जाओगे और सबकी नजरें भी तुम पर पड़ेगी। रिधान के मुंह से ये बात सुनते ही आरोही को पहले तो यकीन नहीं हुआ और उसने एक झटके से अपनी आंख खोलकर रिधान की तरफ देखा, जो कि मुस्कुराकर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और सिर्फ चेहरे की तरफ ही नहीं, वो उसके ऊपर से नीचे तक भी काफी ध्यान से देख रहा था। आरोही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगा रिधान का इस तरह से उसे लेकर पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव
होना। लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर रिदान के चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, रहने दीजिए रिदान, आपको इतना क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी 1 साल के बाद मुझे छोड़ने हैं। वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले रिदान अपने होठों को उसके होठों पर रखते हुए एकदम रफली उसे किस करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिदान नहीं चाहता था कि आरूही ऐसी कोई बात अपने मुंह से भी निकाले। वह उसे छोड़ने के बारे में अब सोच भी नहीं सकता था, भले ही उनके बीच की ये शादी पहले एक डील रही हो, लेकिन अब उसके दिमाग में ये सब कुछ बिल्कुल निकल चुका था। उसे लगा था कि शायद आरोही के मन में भी उसके लिए कुछ है और वो भी उसके सच में अपना पति मानने लगी हो। और कल हुई उनकी शादी, वह तो झूठ नहीं थी। आरोही के दोनों कंधों को एकदम कसकर पकड़े हुए उसके ऊपर लगभग झुका हुआ रिदान उसके होठों को अभी भी उसी तरह रफली किस करते ही जा रहा था। और आरोही को अब हल्का सा दर्द महसूस होने लगा जब रिधान ने उसके होठों को अपने होठों से काटते हुए धीरे से पकड़ लिया और फिर आरोही ने ही छूटने की कोशिश की, लेकिन रिधान के हाथ उसकी कमर पर एकदम कस चुके थे और उसने आरोही को अपने एकदम नजदीक कर लिया। आरोही को अब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी। रिधान का भी यही हाल था, तो आरोही ने लगातार उसके कंधे पर थपकी देते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। लगभग 5 मिनट के बाद रिधान ने खुद ही उसके होठों को छोड़ दिया और दूर होकर वह लगभग घूरते हुए बहुत ही इंटेंस नजरों से आरोही के चेहरे की तरफ देखने लगा। आरोही के होठ एकदम सूज चुके थे, तो उसने धीरे से अपनी एक हाथ को उठाकर अपनी उंगलियों से होठों को टच किया और उसकी उंगलियों पर कुछ गीला सा लग गया और उसने देखा तो वह खून था उसका। यह रिधान का उसे पता नहीं चल पाया, लेकिन एक नजर उठाकर उसने रिधान की तरफ देखा, जैसे कि बिना बोले ही उसके सवाल कर रही हो। रिधान उनके दोनों कंधों को कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, कहीं नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से सुन लो। तुम मिसेस रिधान ओबरॉय हो, मेरी वाइफ, और आज से यही तुम्हारी आइडेंटिटी है और तुम सिर्फ मेरी हो। सिर्फ मैं तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें ऐसे किस कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही तुम्हारे इतने नजदीक आ सकता हूँ, समझ गई तुम? रिधान को कुछ भी बोल रहा था आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तनीषा वहां पर उनके कमरे के अंदर तक आ गई थी और उसने इतना बड़ा हंगामा मचाया था और रिधान ने उसे आरोही को बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया था। और आरोही तो यही समझ रही थी बाहर ले जाकर जरूर रिधान ने तनीषा को कुछ ना कुछ समझाया होगा, फिर झूठ बहाना बना दिया होगा और उसे इस बारे में इसीलिए उसने कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि आरोही को पता था अगर वो पूछेगी और ऐसा कुछ निकला तो उसे सिर्फ तकलीफ मिलेगी और कुछ नहीं। लेकिन अभी जो कुछ भी रिधान ने उसे कहा उन बातों से आरोही को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था, इसीलिए वो एकदम एकदम क्यूललेस होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने पूछा, क्या क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप देखिए, अगर आप कोई मजाक कर रहे हैं तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं, हटिए आप। इतना बोलते हुए आरोही ने रिधान को खुद से दूर करने की कोशिश की और उसकी साइड से निकलकर आगे जाने लगी, लेकिन रिधान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और वापस अपनी करीब खींचते हुए उसे एक गाल पर हाथ रखकर कहा, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ? रिधान की ये बात सुनते ही आरोही ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में इस वक्त आरोही को सिर्फ सच्चाई और अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। लेकिन
उसे ये नहीं समझ आया कि एक ही दिन में इतना कुछ कैसे बदल सकता है, जबकि कल शादी से पहले तक वो दोनों ही एकदम क्लियर थे इस बात को लेकर। और आज सुबह तनीषा ने जो हंगामा किया, उसके बाद तो आरोही को यही लग रहा था कि रिधान कहीं उसे अपने घर से बाहर ही ना निकाल दे। लेकिन अभी तो सब कुछ उसकी उम्मीद के एकदम उलट हो रहा था। इसीलिए आरोही ने कहा, मुझे मुझे नहीं देखना आपकी आंखों में। और क्यों आप मुझे ये सब बोल रहे हैं? ये सब कुछ एक झूठ है, हमारा रिश्ता और जो कुछ भी हुआ सब। तो फिर आप आखिर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, वह बाहर होगी, जाइए आप उसके पास, उसे बुरा लगेगा अगर आप ऐसा यहाँ मेरे पास। आरोही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रिदान तेज आवाज में चिल्लाकर उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोल पड़ा, तनीषा अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए उसका नाम आज के बाद मैं कभी भी मेरे साथ मत जोड़ना। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और वो वापस चली गई। आज के बाद वह कभी वापस हमारी जिंदगी में नहीं आएगी और अब जो कुछ भी है वह तुम ही हो। रिधान की ये बात सुनकर आरोही को जैसे सदमा लगा। उसे एकदम चौंकते हुए पूछा, क्या? लेकिन आप दोनों तो इतने सालों से रिलेशनशिप में थे और आपने तो मुझसे शादी भी उनकी वजह से ही की थी। ऐसे कैसे तनीषा मैम, आपसे आपने ब्रेकअप कर लिया और आप मजाक कर रहे हैं रिधान, है ना? इस बार रिधान ने थोड़े गुस्से में कहा, मैंने कहा ना तुमसे उसका नाम मत लो। हमारे बीच अब किसी और तीसरे की कोई जगह नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये ओबरॉय सरनेम अब तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। अब ये जगह तुम्हारी है मेरी लाइफ में। किसी और को ये जगह मैं कभी नहीं दे सकता। इतना बोलने के बाद रिधान ने धीरे से आरोही के माथे पर किस कर दिया, फिर उसे छोड़कर मुस्कुराते वहां से साइड में आ गया। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और किसी को एक मैसेज किया और फिर मोबाइल फोन ही साइड में रखकर वह अपने कपड़े लेकर रेडी होने के लिए वॉशरूम चला गया। वहीं आरोही एकदम सदमे में अब भी वहीं पर खड़ी रह गई, क्योंकि उसे तो ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरोही एकदम ही वहीं बेड के कोने पर बैठ गई और अपने मन में खुद से ही बात करते हुए सारे सवाल करने लगी। ये सब क्या बोल रहे थे? रिदान क्या हो गया है इन्हें? सुबह सुबह ऐसे कैसे उन्होंने तनीषा से ब्रेकअप कर लिया इतनी आसानी से? और हमारा रिश्ता क्या सच में अब हमारा रिश्ता असल पति पत्नी जैसा? फिर हमारे बीच की डील और कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? क्या वह सब झूठ था? और फिर अब जो हो रहा है ये सब झूठ है? इन सब चीजों के बारे में सोच सोच कर आरोही के सिर में दर्द होने लगा था और वैसे भी काफी वीकनेस फील हो रही थी। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए इन सारी चीजों का ध्यान हटाने का अच्छा तरीका है कि वो कुछ खाने के लिए चली जाए। उसे थोड़ी भूख भी लग रही थी। रिधान वॉशरूम से निकल पाता इससे पहले ही आरोही रूम से बाहर निकल कर आ गई और सीधे किचन में गई तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। तो आरोही ने सोचा शायद नौकर किसी और काम से इधर उधर गए होंगे, इसीलिए उसने फिलहाल किसी को भी आवाज नहीं दिया और खुद ही इधर उधर देखने लगी। उसे फ्रिज खोल कर देखा तो दूध रखा हुआ था। दूध निकाल कर वो अपने लिए कॉफी बनाने लगी। अपने साथ साथ उसे रिधान के लिए भी कॉफी बना दिया। अब तक वो रिधान को इतना तो जान और समझ गई थी। उसे इतना पता था रिधान को क्या पसंद है और क्या नहीं। उसने सोचा वह खुद ही दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती। उसे अपनी साड़ी के पल्लू को साइड में कर लिया और फिर बालों को जूड़ा बनाते हुए इधर उधर नाश्ते का सामान ढूंढने लगी। कुछ ही देर के बाद रिधान नहाकर कमरे से बाहर निकला और उसने चारों तरफ देखा। आरोही वहां पर नहीं थी। वो समझ गया कि जरूर आरोही बाहर नाश्ता करने के लिए गई होगी। वह शीशे के सामने आकर
अपने बाल सेट करने लगा। फिर उसने नॉर्मल लाइट ब्लू कलर की ही शर्ट पहन ली, एकदम आरोही की साड़ी से मैचिंग, और वाइट पैंट के साथ पेयर अप करते हुए वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसी की तरह वो बाहर निकल आया। आरोही वहां पर किचन में या पूरे घर में कोई भी नौकर इसीलिए नहीं दिखा था क्योंकि रिधान ने खुद ही बाकी सारे लोगों की छुट्टी कर दी थी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी आरोही को इस तरह से देखे, और उसे ये लग रहा था कि साड़ी में वो जितनी खूबसूरत लग रही है, सिर्फ उसका ही हक बनता है अपनी बीवी को इस तरह और इतनी नजदीकी से देखने का। इसलिए वो नहीं चाहता था कोई भी उसके आसपास भी रहे। सिर्फ घर के बाहर ही बॉडीगार्ड खड़े थे और सिक्योरिटी गार्ड उनमें से किसी को भी बिना परमिशन घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। रिधान वहां से निकलकर सीधा किचन में आया और उसने देखा कि आरोही कुछ बना रही थी और आरोही का पूरा ध्यान कुकिंग पर था। इसीलिए उसने दरवाजे के अंदर आते हुए रिधान को नोटिस भी नहीं किया और रिधान चुपचाप उसे थोड़ा दूर खड़ा होकर उसकी तरफ ही देखने लगा। आरोही की तरफ देखते हुए रिधान ने अपने मन में सोचा, पहले कभी मुझे ऐसे इमेजिन क्यों नहीं कर पाया, मैं शायद मौका ही नहीं दिया हमने एक दूसरे को। लेकिन कोई बात नहीं, अब सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है और अब तो तुम मेरी हो और पूरी लाइफ पड़ी है हम साथ में एंजॉय करने के लिए। मिसेज ओबरॉय अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए वह मुस्कुराया और तभी आरोही कुछ लेने के लिए मुड़ी तो वो सामने रिधान को देखकर वो एकदम डर गई और उसने तेज आवाज में चिल्ला दिया, "आह!" आरोही के हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया और उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, रिधान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डरा दिया आपने तो मुझे। आरोही ने अपनी तेज चलती सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन रिधान ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस मुस्कुराया हुए धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।